आज अपन मूड डिसऑर्डर के सेकंड वीडियो के अंदर अपन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। बाइपोलर ये एक मूड डिसऑर्डर है जो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि बाइपोलर, यानी अगर बात करेंगे आपके मूड के दो ध्रुव का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं वैसे वैसे मूड के भी दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, इसलिए इसका नाम बाइपोलर दिया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, बस दो पोल होंगे, कोई भी एक हो सकते हैं। तो इसमें ये देखेंगे बाइपोलर के अंदर कि पेशेंट जो होगा, यानी सेम पेशेंट के अंदर एक तो एक्सेसिव मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज, वो दोनों ही उसमें एक टाइम अंतराल के दौरान देखने को मिलेगी। दैट इज द बाइपोलर। यानी कि एक पेशेंट है वो कभी 4 दिन तक वो बहुत हैप्पी या मैनिक फेज में रहेगा, फिर उसके बाद 4 दिन बाद जब वापस उसका टर्न आएगा तो वो वापस सडनली डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसे करके दो जो मूड के दोनों पोल मैनिक और डिप्रेसिव फेज है वो दोनों उसमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। तो इसके अंदर क्या होता है, रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। रिकरेंट बार बार क्या होता है कि वापस मूड का साइकिल ये घूमता रहता है, कभी पॉजिटिव मैनिक से डिप्रेशन, डिप्रेशन से मैनिक के अंदर ये घूमता रहता है, इसीलिए इसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोला गया है। और ये 20 to 30 ईयर ऑफ एज वाले ग्रुप में पाया जाता है। अगर इसकी देखें मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने लायक है कि इसमें सारे मैनिक फेज के जो मेन है वो मैंने बताया है, लेकिन सारे मैनिक फेज के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और इसमें सारे के सारे डिप्रेसिव फेज के। तो मैनिक फेज में वो एक्सपेंसिव होगा, पहले अपन ने देखा है, बहुत ज्यादा खर्चीला, ग्रैंडियोस डेल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी उसमें देखने को मिलेगी, इंक्रीज इरिटेशन होगा, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होगी क्योंकि वो मैनिक है, एक्सेसिव सोशल होगा, लोगों से ज्यादा बातचीत करने वाला होगा, रैपिड स्पीच और फ्रिक्वेंट टॉपिक चेंज करेगा, हाथों हाथ टॉपिक चेंज करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर चला जाएगा या एक टॉपिक से बात करते करते किसी दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा नीड और स्लीप क्योंकि हाइपर एक्टिव है तो उसको नींद नहीं आएगी और खाना कम खाएगा। और इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, बार बार वो कुछ ना कुछ करना चाहेगा। और इम्पेयर्ड जजमेंट, वो अपना जजमेंट सही तरीके से ले नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पर डिप्रेशन का अगर देखें तो लो सेल्फ स्टीम, उसकी जो सेल्फ स्टीम होगी वो बिल्कुल लो हो जाएगी, यानी वही एक डिप्रेशन वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। फीलिंग होपलेसनेस एंड अपैथी, उदास रहेगा। साइकोमोटर रिटार्डेशन उसका कम हो जाएगा। एनेडोनिया, यानी ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें प्लेजर फील होना चाहिए उसमें उसको प्लेजर फील नहीं होगा। और सुसाइडल आइडियलेशन, यानी वो क्या करेगा, बार बार मरना चाहेगा या ऐसी बातें करेगा। तो यहाँ पे अपने मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज के मेन पॉइंट देख लिए हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो दूसरे है अपने मेनिया के अंदर या डिप्रेशन के जो है वो सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे। आगे इसकी बात करेंगे एटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, ये कौन कौन से कॉज हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की अगर इटियोलॉजी देखें तो जेनेटिक फैक्टर है इसमें बहुत अपना मेन रोल निभाता है। यदि पेशेंट का अगर एक पेरेंट्स मदर या फादर में से कोई एक अगर क्या हो बाइपोलर से सफर कर रहा हो तो 25% चांसेस होते हैं उसके इस डिसऑर्डर को सफर करने के। अगर दोनों पेरेंट्स अगर बाइपोलर से अफेक्टेड है, जो बहुत रेयर केस है, तो 50 to 75% चांस होते हैं उसके बाइपोलर डिसऑर्डर होने के। ट्विंस में वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि जेनेटिक फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्टिव है। अगर फिजिकल अगर फैक्टर की बात करें तो उसको अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, तो जैसे कि हेपेटाइटिस हुआ या दूसरा मोनोन्यूक्लियोसिस, तो उसमें बाइपोलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर यहाँ पे ये है कि अगर डिक्रीज गाबा का अगर लेवल बड़ा कम है और एसिटाइल कोलिन और अगर कोर्टिसोल सीक्रेशन अगर डाउन है तो भी एक इसका मेन रीजन माना गया है। सोशल देखें तो सोशल के अंदर इनकी स्ट्रेसफुल लाइफ, सोसाइटी का प्रेशर, रिजेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स, अगर माँ बाप ने अगर बच्चे को रिजेक्ट कर दिया है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल कल्चर, लॉस ऑफ लव्ड वन, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पुअर जॉब्स, फेलियर इन लाइफ, ये सारे के सारे मेजर रोल निभाते हैं एक बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को अफेक्टिव बनाने के लिए। अगर अनकंट्रोल्ड इवेंट, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा जिसपे उसका कंट्रोल नहीं है, ऐसा कोई इवेंट है जो उसके कंट्रोल में नहीं है और उसको इरिटेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट
ड्रग्स, अगर बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन को कम करने वाली ड्रग चल रही है तो भी उसको बाइपोलर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ हाइपोथायराइडिज्म अगर उसको हो रखा है तो भी क्या करेगा, ये होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसका अगर डायग्नोसिस क्राइटेरिया देखें तो ICD-10 का क्राइटेरिया है, उसी के बिहाफ पे उसको सिग्निफाई किया जाएगा कि इसको बाइपोलर है या नहीं है, और साइन और सिम्टम के ऊपर ये बेस्ड होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो लिथियम ड्रग जो क्या एक मूड स्टेबलाइजर है, वाल्पोरिक एसिड, कार्बेज़ापाइन, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और एंटी साइकोटिक ड्रग अगर जरूरी है तो ये दी जाती है। तो यहाँ पे पूरा मूड ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर अपना कंप्लीट होता है। अब अपन आगे देखेंगे परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। अब परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये परसिस्टेंट, अगर परसिस्टेंट का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दृढ़। तो दृढ़ यानी ऐसा मूड डिसऑर्डर क्या है जो पक्के हैं, या फिर अपन बात करें परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर उनको होंगे या तो जिनको पहले बाइपोलर हो रखा हो, या फिर पहले किसी को डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा हो, या फिर पहले किसी को मैनिया का हो रहा। जब ड्रग्स उनको दे रखी थी तो वो धीरे धीरे अफेक्टिव करेगी, उनके सिम्टम को दबाएगी, तब कहीं जाके उनको वापस ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या सिम्टम्स अराइज होंगे। तो उन्हीं को इन्होंने बोला है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। अगर बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन है F34.0 है साइक्लोथीमिया, F31 पॉइंट है डिस्थीमिया। तो साइक्लोथीमिया में भी उनको क्या है, दो चीजों में बांटा है, क्योंकि ये है तो बाइपोलर का ही एक सब टाइप। तो साइक्लोथीमिया क्या है, साइक्लोथीमिया भी क्या है, एक साइकिल होता है, यानी किसी को पुराना ट्रीटमेंट चल रहा था तो कुछ टाइम के दौरान क्या होता है, उनको बाइपोलर के हल्के सी क्या होती है, उनको साइकिल्स आते हैं, वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए, फिर उसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल आता है जिसमें वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, फिर वापस उनको ऐसा करके आएगा। दैट इज द साइक्लो। साइक्लो का मतलब क्या है, सर्किल। कुछ दौरान जैसे कि उनकी डेली लाइफ और डेली ईयर लाइफ चल रही तो यहाँ पे आ गया, फिर वापस थोड़े 2-1-3 महीने चला, फिर वापस उनको साइक्लोथीमिया हो गया, फिर वापस नॉर्मल हुआ, फिर तो यही है साइक्लोथीमिया मूड डिसऑर्डर। ये क्या होता है देखेंगे इसके बारे में। इट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ माइल्ड डिप्रेशन, एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जो माइल्ड यानी हल्का सा डिप्रेशन का, विद शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोमेनिया, यानी वही बाइपोलर है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए उनको आ रहा है। लेकिन बाइपोलर और मूड डिसऑर्डर जब उनको हो जाएगा, उनके बीच में क्या होगा, वापस उनकी नॉर्मल लाइफ होगी। जैसा यहाँ पे बताया, बिटवीन द डिप्रेसिव एंड मैनिक फेज अकर नॉर्मल मूड। इस दौरान क्या होगा, वापस एक साइक्लोथीमिया और दूसरे साइक्लोथीमिया के बीच में जो टाइम पीरियड होगा उसमें उनका जो मूड होगा वो नॉर्मल रहेगा। अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर वही उनके पेरेंट्स में और होगा तो उनमें भी देखने को मिलेगा। और मेजर डिप्रेशन अगर पहले किसी को हो रखा है तो उनको ये होने के चांसेस है। और सब्सटेंस एब्यूज, ड्रग लेने वाले या ऐसे गंजेड़ी, उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन पहले इससे पहले इस चीज को समझ लें कि साइक्लोथीमिया में अपने 2 जनों के बारे में बात की, एक तो डिप्रेशन और शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोमेनिया। तो इनको यहाँ पे 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है हाइपोमेनिक फेज और दूसरा है डिप्रेसिव फेज। तो दोनों फेज के अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखेंगे। तो हाइपोमेनिक फेज में जब वो हाइपोमेनिक हल्का सा उसमें मेनिया है तो इंसोम्निया, लेकिन इंसोम्निया डिप्रेशन में भी देखने को मिलेगा, यानी इंसोम्निया दोनों कंडीशन में पाया जाएगा। यानी साइक्लोथीमिया जब भी होगा तब पेशेंट को नींद नहीं आएगी। हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि मैनिक फेज है। फिजिकल रेस्टलेसनेस होगा क्योंकि वो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, वही मैनिक फेज है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होगा। अग्रेसिव, गुस्सा, ग्रेंडियोसिटी जो डेल्यूशन का एक टाइप है वो भी उसमें हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी वो उसको हमेशा नए नए आइडियाज आएंगे जिनके ऊपर वो काम करना चाहेगा। और क्रिएटिविटी उसके अंदर देखने को मिलेगी जो अपने मैनिक फेज में देखा था। डिप्रेसिव फेज में देखेंगे इंसोम्निया, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी में उसको अटपटा फील होगा, जो वो चीज़ करना चाह रहा है उसको सही नहीं लगेगी। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थी वहीं पे डिक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। सोशल विड्रॉल, यहाँ पे सोसाइटी के साथ उसका उठना बैठना बढ़ जाएगा, वहीं डिप्रेसिव फेज में कम हो जाएगा। लॉस ऑफ लिबिडो, यानी उसको जहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है वहाँ पे उसको मजा नहीं आएगा। लेथार्जी,
हमेशा उसका शरीर ढीला और ऐसे सुस्त कह सकते हैं वैसा रहेगा। और सुसाइडल आइडिलेशन यानी बार बार क्या करेगा, किसी दिन अगर मौत हुई है तो वो सोचेगा कि हाँ उसकी जगह उसकी मौत हो जाए, ऐसा करके वो सोचेगा। दैट इज द डिप्रेसिव फेज। अब दोनों का अगर डायग्नोसिस देखें तो ICD-10 इसका क्राइटेरिया और उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है यानी साइन और सिम्पटम आएंगे उस बिहार पे डॉक्टर क्या करेगा, इसका ट्रीटमेंट लिखेगा। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो लिथियम जो मूड स्टेबलाइजर है, मूड डिसऑर्डर में लिथियम का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये क्या करता है, मूड को स्टेबलाइज करता है। कार्बापेनोजापाइन, वॉल्पोरिक एसिड, वेरापेनिल, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो उनको डिप्रेशन से निजात दिलाएगी। सोशल थेरेपी जो ये थेरेपी जो वो दी जाएगी, सोशल थेरेपी ताकि समाज के साथ वो अपने आप को उठक बैठक कर सके। फैमिली थेरेपी ताकि फैमिली उसके साथ कंपनसेट कर सके और वो फैमिली के साथ कंपनसेट कर सके। और ग्रुप थेरेपी ताकि वो कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट आए और उससे अपना निजात पा सके। आगे अपन देखेंगे साइक्लोथीमिया के बाद में डिस्थीमिया। अब दूसरे पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर की बात करेंगे, दैट इज द डिस्थीमिया। डिस्थीमिया इसकी बात करेंगे। जो डिस्थीमिया है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला डिस का मतलब होता है एबनॉर्मल और दूसरा थीमिया का मतलब होता है फीलिंग्स। यानी किसी के अंदर अगर फीलिंग एबनॉर्मल है तो सफर करेगा डिस्थीमिया से। तो इसमें क्या होता है कि माइल्ड जो डिप्रेशन होता है वो एटलीस्ट कम से कम 2 ईयर का होना चाहिए, 2 साल तक उसके अंदर माइल्ड डिप्रेशन होना चाहिए। और अगर किसके अंदर, एडल्ट के अंदर और बच्चों के अंदर कम से कम इसको सिग्निफाई करने के लिए 1 ईयर यानी 1 साल का माइल्ड डिप्रेशन होना चाहिए। अगर बात करें कि डिपेंडेंट ऑन डे टू डे बेसिस यानी जो भी एक्टिविटी होगी उसके डे टू डे बेसिस के ऊपर ही इसको डिस्थीमिया अपन बताएंगे कि हाँ ये इसकी डेली एक्टिविटी है और उसी की डेली एक्टिविटी पे जो सिम्टम है वो शो हो रहे हैं, दैट इज द डिस्थीमिया। अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से डिस्थीमिया हो सकता है, एक तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी मतलब पेशेंट की पर्सनालिटी में क्या होना, डिफेक्ट होना। पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगे उसकी वजह से क्या होगा, डिस्थीमिया हो सकता है। और साथ ही साथ ईगो, अगर ईगो भी हर्ट हो रहा है क्योंकि वो भी एक पर्सनालिटी का एक पार्ट है। ईगो मोटिवेशन जो पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, तो ये भी क्या करता है, डिस्थीमिया का कॉज है। डिफिकल्टी प्रोसेस इन साइकोलॉजिकल एडेप्टेशंस। साइकोलॉजिकल एडेप्टेशंस मतलब अपने आप को मानसिक रूप से ऐसा बनाना कि वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्या हो जाए, फिट हो जाए, लेकिन उसमें उसको क्या होगी, डिफिकल्टी हो रही है। तो डिफिकल्टी हो रही है तो डिस्थीमिया हो सकता है। यानी ऐसी कोई एक्टिविटी जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते और ना आप उसको चेंज कर सकते हो और आपको उसको सफर करना है, तो वो जो कंडीशन होगी तो डिस्थीमिया कोज कर सकती है। जैसे कि छोटे बच्चों को हॉस्टल में डाल देना, क्योंकि 1 ईयर का बोला ना यहाँ पे, छोटे बच्चों को हॉस्टल में डाल देना, जबरदस्ती पेरेंट्स उनको बांध के रखते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट इसको करती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप जानते ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेसफुल इवेंट है कि 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बीच में आपको क्या करना है, एक को चूज करना, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो। डिक्रीज्ड सीरोटोनिन लेवल, और सीरोटोनिन लेवल अगर कम होगा तो क्या होगा, डिस्थीमिया कोज हो सकता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल सिम्टम पहले देखेंगे अपन कि साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या आएंगे, यानी पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम आएंगे परसिस्टेंट सैड, हर थोड़े दिनों में या थोड़े टाइम के बाद वो क्या दुखी दिखेगा, और एंग्सियस यानी डरा हुआ या घबराया हुआ, और एम्प्टी मूड यानी उसका मूड ना तो वो मैनिक में जा रहा है ना डिप्रेशन में जा रहा है, एकदम फ्लैट मूड हो रहा है। एक्सेसिव क्राइम, बेमतलब का बहुत ज्यादा रोना शुरू कर जाएगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट, उसको हमेशा गिल्टी फीलिंग होगी। हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस उसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर फिजियोलॉजिकल सिम्टम की बात करें तो उसका वेट और एपेटाइट चेंज हो जाएगा। अगर वो दुबला था तो मोटा हो जाएगा, और मोटा है तो दुबला हो जाएगा। तो और एपेटाइट यानी उसका खाने का तरीका भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या भूख लगेगी या नहीं लगेगी वो। स्लीप डिफिकल्टीज, उसको रात को नींद नहीं आएगी या उसका पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। रिड्यूस एनर्जी लेवल, और उसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो उसको शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी देंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म थेरेपीज है उन्हीं को अपन काट के उसका पीरियड कम कर देंगे, और वो थेरेपीज उनको देंगे जिसमें बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट थेरेपीज अपन उनको देंगे ताकि वो उसमें से निकल सके। तो यहाँ पे अपने मूड डिसऑर्डर का जो मूड डिसऑर्डर के अंदर जो साइक्लोथीमिया और डिस्थीमिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।